the students of MCOM final year, now the new sessions begin. As per the instructions given by Nagpur University, again the physical class is not possible and therefore the online lectures will now start. As far as concerned the current session, I will teach you the subject indirect tax. Technically, though the name is indirect tax, but it's include 100% GST. Because you are the most senior students of commerce faculty, therefore you must know what actually are the GST. GST is not the good system of tax, but it is a goods and services tax. Before 1st July 2017, there were number of indirect taxes are in practice in our country. और जब दुनिया भर के अलग अलग टैक्स थे, 1 जुलाई 2017 के पहले खासकर वे विद्यार्थी जिनको इंग्लिश में बहुत ही प्रॉब्लम जा रहा है, मीनवाइल हिंदी इस्तेमाल करेंगे जैसा कि हमने लास्ट सेशन के अंदर में ऑनलाइन टीचिंग को किया था. द सेम प्रोसीजर्स वी विल अडॉप्ट हियर आल्सो. ठीक है, तो जो आपका एमकॉम का 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स. टेक्निकली द नाम उसका भले इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन उसके अंदर के कंटेंट्स पूरे के पूरे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के हैं. द डिटेल सिलेबस द कॉलेज विल प्रोवाइड यू थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड लिंक्स. Though today we will a little discuss on what actually are the syllabus. So as per the syllabus framed by the Nagpur University, the unit 1, it is concerned with the concept of GST, input and output tax on purchase and sales. Though it is in a short manner, but it will include what actually are the GST, what are the types of GST, when GST will impose, what are the rate of GST, how input tax will calculate, what do you mean by output tax, etc. etc. we will learn in unit 1. जो unit 1 है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बेसिक कंसेप्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के टाइप्स क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मैकेनिज्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रेट्स क्या है, और इसमें जो इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स होता है उसकी कंसेप्ट क्या है जो कि सेल्स और परचेस के ऊपर होती है. और पर्टिकुलरली ये सिंगल पर्सन सिंगल बिजनेस ओनर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेगा. साइमल्टेनियसली मैं आपको बताते चलूं कि इफ सपोज द फिजिकल एग्जामिनेशन इज देयर, then your question paper will be on the pattern of university examination. But today I am not in a position to say you what will be the situation. If suppose the online examinations will be there from Nagpur University side, then all the question paper patterns will be in the side, and then the objective MCQ questions will be there. But हम मान करके चलें कि सब कुछ यदि ठीक ठाक होता है इन फ्यूचर, तो नागपुर यूनिवर्सिटी का ट्रेडिशनल पैटर्न क्या है, तो सिलेबस दिया है. क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ऐसा है कि जो आपका क्वेश्चन 1 है वो A, B और C में बट जाएगा. वो यूनिट 1 से रिलेटेड रहेगा. बट इन द क्वेश्चन 1A देयर विल बी अ थ्योरी ऑन द सिलेबस मटेरियल ऑफ 8 मार्क्स. देन द B न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ 8 मार्क्स, और C numerical problems are 16 marks. So particularly in the unit 1, the numerical problem will be very simple to calculate the input tax on purchases and output tax on sales made by a single business owner only. Clean syllabus में दिया हुआ है कि किसी एक व्यापारी के द्वारा की जाने वाली खरीदी बिक्री पर जो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स जीएसटी का क्रिएट हो रहा है उसका टोटल क्वांटम कितना है, बस इतना सही कैलकुलेट करना है उसके अंदर में और आपको प्रॉब्लम मिलेगी. Then we turn toward the unit 2. The unit 2 is basically related with registration of GST and reverse charge mechanism. When we go in detail, then I will explain you what actually are the reverse charge mechanism. शॉर्ट में उसका मीनिंग ये है कि भी कोई भी व्यापारी आज बगैर जीएसटी के बिजनेस नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी है जिस पर
बेचते समय तो जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जो व्यक्ति व्यापार के, उदाहरण के लिए वो सीधी सी बात है, मानो खेती करने वाला जो किसान है, किसान जब अपनी फसल बेचता है उस समय जीएसटी जनरेट नहीं होता है, लेकिन किसान से जिस व्यक्ति ने फसल खरीदा है वो तो व्यापारी है, और उस व्यापारी ने वो फसल सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदा है, बल्कि ही वांट टू सेल टू अदर। जैसे जो ग्रेन मर्चेंट्स होते हैं, दे परचेज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीट, राइस, पेटी एटसेट्रा एटसेट्रा फ्रॉम ए फार्मर इन ए कृषि उपज मंडी, एंड देन stock in all godown and then sell by branding, packaging, etc. 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 किसान लोगों से वो बड़े पैमाने पर अनाज खरीदते हैं, अपने गोडाउन में डंप करते हैं, फिर उसको ब्रांड करेंगे, बैग में पैक करेंगे वगैरह वगैरह, और उनका पर्पस होता है उसको सेल करना। अब जिस समय वो सेल करते हैं तब जीएसटी क्रिएट हो जाता है। तो टेक्निकली मुद्दा तो ये आता है कि जब आप किसी से वस्तु खरीदते हैं तो आज के जमाने में विदाउट जीएसटी यदि आप वस्तु खरीदते हैं तो एक तरह से क्राइम माना जाता है, लेकिन कुछ वस्तु को गवर्नमेंट ने जीएसटी से माफ भी किया हुआ है। ऑल दिस आर द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ग्रेजुअली व्हेन वी गो थ्रू वन बाय वन टॉपिक वी विल डिस्कस। टुडे जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। तो जो यूनिट 2 है उसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है क्या, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन यानी क्या है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन यानी क्या है, रजिस्ट्रेशन के रूल्स क्या है, कब रजिस्ट्रेशन लगता है, कब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। द रूल्स फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कॉमन फॉर ऑल इंडिया और सम डिफर। सो ये डिफर है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है, बिकॉज द रूल्स इज नॉट अप्लीकेबल होल इंडिया एट ए ग्लांस, बट देयर आर some eastern state like Tripura, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Uttarakhand, like this. There are number of 10 to 11, and recently I think so the Kerala up to some extent are included, but that is a different matter. But in our country the rules of GST registration is two types of category. One is for general state and other is for special state. So when we go through the contents and topics in actual teaching learning mode, then we will explain. Again, it will be reflected in question number 2, and the same process. A theory 8 marks, B numerical problem 8 marks, or C numerical problems are 16 marks. In these questions, normally case study type questions will be there in the Nagpur University. The following are the turnover of a particular business owner. Suggest him whether GST registration is required or not. जो गणित आएंगे बड़े आसान रहते हैं, उसमें दिया रहेगा कि एक व्यक्ति का, एक बिजनेसमैन का, उसका टोटल टर्नओवर कितना है, उसने कौन कौन सी वस्तु कितने कितने रुपए में कैसी कैसी बेचा, और आपको यही पूछा जाएगा कि उसके जो जितने भी 5, 10, 20, 25 प्रकार के सेल्स है उसको देख करके बताइए कि ये आदमी को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। बस वो आपको डिसाइड करके देना है, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाएगा। देन यूनिट 3, ये यूनिट 3 जो है यहाँ पर टेक्निकली आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो भी एक नहीं बल्कि मल्टी सप्लायर। पहला वाला यूनिट सिंगल सप्लायर वाला है, सिंगल बिजनेस ओनर का। ये मल्टी सप्लायर, मल्टी सप्लायर का मीनिंग होता है कि भी ए नाम का व्यक्ति है, ए ने 5000 की गुड्स बी को सोल्ड किया, बी ने यही गुड्स 6000 रुपीज में सी को सोल्ड किया, सी ने यही गुड्स 6500 रुपीज में डी को सोल्ड किया। बिकॉज इट इज अ बिजनेस, every persons are the business owner. This is the first business owner. He produced the goods and sold it 5000 rupees to B. Then B purchased this good to sell the C, but he want to earn the profit. Therefore, he charged the 1000 rupees profit on the goods, and that's why he sold the good to C rupees 6000. C also not purchased the goods for self consumption. He also want to sold the goods to D. He want 500 profit on the same good, so he might be sold the goods of rupees 6500. Now,
because all the persons are made the business. Therefore, as per the guidelines of goods and service tax, every persons are liable to pay tax under GST Act, and that's why A को कितना टैक्स भरना है, B को कितनी जीएसटी भरनी है, C को कितनी जीएसटी भरनी है, D को कितनी जीएसटी भरनी है, इसका कैलकुलेशन इज अ पार्ट ऑफ यूनिट 3. सिंपल सी बात. और ये क्वेश्चन नंबर 3 को रिफ्लेक्टेड होगा. अगेन ए थ्योरी 8 मार्क्स, बी थ्योरी बी प्रॉब्लम्स 8 मार्क्स एंड सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर 16 मार्क्स. बट कीप इन योर माइंड the question number 1 is so easy to question number 3 because here we just calculate the input tax and output tax only of a single business owner. But here we have to calculate input tax as well as output tax, then find out what actually are the gross liability, then whether there is a chance available for credit, input tax credit, how much credit will be received by an individual supplier and multi-supplier, and then we will calculate what actually are the liabilities of different suppliers. Now the unit 4, this is related with custom duty. Custom duty is required when you want to purchase the commodity, goods and services from abroad. जब आप किसी दूसरे देश से कोई वस्तु अपने देश में लाकर बेचना चाहते हो तो आपको केंद्र सरकार को एक ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. दैट इज अ कस्टम ड्यूटी. गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया है, इसका मतलब कस्टम ड्यूटी निकल गई है, ये आपको मानना नहीं है. कस्टम ड्यूटी नए रूप में, नए परिवर्तन, नए क्लेवर के रूप में सामने आई है, उसको जीएसटी से एसोसिएट किया गया है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. जब तक आप कस्टम ड्यूटी पे नहीं करोगे तब तक पोर्ट पर या एयरपोर्ट पर आपको आपकी गुड्स पोजीशन में मिलेगी नहीं. ये हमारा यूनिट 4 होगा, जिसमें अगेन 4th क्वेश्चन के ऊपर में ए 8 मार्क्स की थ्योरी होगी, बी में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगा और सी में 16 मार्क्स का प्रॉब्लम्स होगा. और इसमें आपको कस्टम ड्यूटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, असेसेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लेंडिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, गुड्स इंपोर्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड विल बी देयर. सो बिकॉज टुडे इज ए फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ सेमेस्टर 4, आई थिंक यू मस्ट अवेयर रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट एंड प्लीज बी रेडी फॉर नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर्स. अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि सिलेबस जो नागपुर यूनिवर्सिटी ने बनाई है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट विल बी इजी टू अंडरस्टूड द जीएसटी इफ वी स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 2. So be ready, we will start from unit 2 and then we'll go one by one. Thank you.